चित्रलेखा के मन में अब इंसान बनने का विचार पक्का हो गया था, पर इसके लिए उसे सर्पलोक के राजा से अनुमति लेनी पड़ती। मनोहर, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। मेरे पास एक शक्ति है। अगर मैं चाहूँ तो 1 महीने के लिए इंसान का रूप धारण कर सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे अपनी आधी शक्तियाँ खोनी होंगी। तुम इंसान बन सकती हो? फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम साथ रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं। पर उसके बाद मैं कभी वापस नहीं आ सकती। मेरा सर्पलोक से नाता टूट जाएगा। मैं हमेशा के लिए इंसान बन जाऊंगी, और अगर किसी कारण से मैं वापस जाना चाहूँ तो मर जाऊंगी। तो रहने दो, मुझे तुम इसी रूप में प्यारी हो। मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान दे सकता हूँ, पर तुम्हें कष्ट नहीं होने दूंगा। पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैं अपनी शक्तियाँ खो दूंगी। वो अपने पिता के पास गई, जो सर्पलोक के महाराज थे। बेटी, तूने हमें छोड़कर एक साधारण सर्प से शादी की। अब वो मर गया तो तू एक इंसान से शादी करना चाहती है। क्या तू हमारे कुल को मिट्टी में मिलाना चाहती है? पिताजी, वो कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने मुझे तब अपनाया जब मैं अकेली थी। उसने मेरी संतान की रक्षा की। उसकी माँ मुझे अपनी बेटी मानती है। वे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। इंसान कभी सच्चा नहीं हो सकता। उन्होंने हमेशा हमारी जाति को मारा है, सताया है। तू उन पर विश्वास करके मूर्ख बन रही है। मैं ये अनुमति नहीं दे सकता। पिताजी, अगर आप नहीं देंगे तो मैं अपनी शक्तियां त्याग कर भी इंसान बन जाऊंगी। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। आप मुझे समझिए। ठीक है बेटी, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। अगर वो इंसान सच्चा है तो उसे 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अगर वो इनमें सफल हो जाता है तो मैं तुम्हारा रूपांतरण स्वीकार करूंगा। कैसी परीक्षाएं? वो तो बस एक गरीब लकड़हारा है। उसके पास कोई शक्ति नहीं। आप उसे क्यों परेशान करना चाहते हैं? पहली परीक्षा, उसे नागलोक की ज्वाला में से गुजरना होगा। दूसरी परीक्षा, उसे हमारे कुल के राक्षस से लड़ना होगा। तीसरी परीक्षा, उसे अपने प्रेम की सच्चाई साबित करनी होगी। चित्रलेखा वापस लौटी और मनोहर को सब बताया। मनोहर, मेरे पिता ने शर्त रखी है। तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली, नागलोक की ज्वाला में से गुजरना। दूसरी, हमारे कुल के राक्षस से लड़ना। तीसरी, अपने प्रेम की सच्चाई साबित करना। मैं ये परीक्षाएं दूंगा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे आग में जलना पड़े, चाहे राक्षस से लड़ना पड़े। मनोहर, ये आसान नहीं है। नागलोक की ज्वाला किसी भी इंसान को भस्म कर सकती है। राक्षस तो सोने पर सुहागा है। तुम मर जाओगे। अगर तुम्हारे बिना जीना है तो उससे मरना अच्छा है। मैं जाऊंगा और परीक्षाएं दूंगा। बस तुम मेरा साथ दो। मुझे तुम पर विश्वास है। मनोहर चित्रलेखा के साथ सर्पलोक पहुंचा। ये एक अलग ही दुनिया थी। यहाँ हर तरफ सांप ही सांप थे। कुछ जमीन पर रेंग रहे थे, कुछ पेड़ों पर लटके थे। सब मनोहर को देखकर फुफकार रहे थे। तू वही इंसान है जो मेरी बेटी से प्यार करता है? तू इतना कमजोर दिखता है। नागलोक की ज्वाला में तेरा बचना मुश्किल है। राजन, शरीर से कमजोर हो सकता हूँ, पर मेरा प्यार कमजोर नहीं। मैं हर परीक्षा दूंगा और पास होकर रहूंगा। आप बस परीक्षा लीजिए। राजा तक्षक ने इशारा किया। सामने एक विशाल अग्निकुंड प्रकट हुआ। उसमें से भयंकर लपटें निकल रही थीं। ये है नागलोक की ज्वाला। इसे पार करके दूसरी तरफ जाना होगा। अगर तू सच्चा है तो ये ज्वाला तुझे नहीं जलाएगी। अगर झूठा है तो भस्म हो जाएगा। मनोहर, मत जाओ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। हम यहीं रहेंगे, ऐसे ही। चित्रलेखा, डरो मत। तुम्हारा प्यार मेरी ढाल है। मैं वापस आऊंगा। बस तुम यहीं ठहरो और मेरा इंतजार करो। मनोहर ने आंखें बंद की और अग्निकुंड में कूद गया। चारों ओर से आग ने उसे घेर लिया। उसे लगा जैसे उसका शरीर जल रहा है, पर उसने अपने मन में चित्रलेखा का चेहरा रखा और फिर चमत्कार हुआ। आग की लपटें कम होने लगी और वो सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गया। वाह, तूने पहली परीक्षा पास कर ली। अब दूसरी परीक्षा की तैयारी कर। सामने एक विशालकाय राक्षस खड़ा था।
उस राक्षस के पास अपार शक्ति थी, लेकिन मनोहर के पास सिर्फ उसकी कुल्हाड़ी थी। छोटे इंसान, तू मुझसे लड़ेगा? मैंने हजारों योद्धाओं को मार गिराया है, तेरी क्या औकात? मेरे पास शक्ति नहीं, पर मेरे पास प्यार है, और प्यार से बड़ा कोई योद्धा नहीं। आज मैं तुझे हरा दूंगा। मनोहर ने कुल्हाड़ी उठाई और राक्षस पर हमला कर दिया। राक्षस ने अपने गदाल से हमला किया। मनोहर घायल हो गया, पर रुका नहीं। उसने एक एक कर राक्षस के सिर, हाथ और पैर पर हमला करना शुरू कर दिए। आखिर में राक्षस जमीन पर गिर गया। अविश्वसनीय! एक साधारण इंसान ने हमारे कुल के राक्षस को हरा दिया। अब तीसरी और आखिरी परीक्षा, तुझे अपने प्रेम की सच्चाई साबित करनी होगी। तीसरी परीक्षा में मनोहर को एक ऐसे दर्पण में देखना था जो उसकी आत्मा का सच बता देता। अगर उसके मन में कोई लालच या छल था तो वो दर्पण में नहीं दिखेगा। ये है सत्य का दर्पण। इसमें सिर्फ वही चेहरा दिखता है जिसके मन में कोई छल नहीं। जाओ, इसमें देखो। मनोहर ने दर्पण में देखा। उसमें सिर्फ चित्रलेखा का चेहरा था, उसकी माँ का चेहरा था, और सबसे ऊपर सच्चाई थी। बेटी, तूने सच्चा प्रेम पाया है। मैं तुम्हारे रूपांतरण की अनुमति देता हूं, पर एक शर्त है। अगर ये इंसान कभी तुझसे विश्वासघात करेगा तो तू वापस नागिन बन जाएगी और ये मर जाएगा। चित्रलेखा ने मानव रूप धारण किया। वो इतनी सुंदर थी कि देखते ही बनता था। उसके लंबे काले बाल थे, गोरा रंग था और आंखों में वही चमक थी जो नागिन रूप में थी। मनोहर उसे देखकर दंग रह गया। चित्रलेखा, तुम तो देवी लगती हो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरी हो। मैं तुम्हारी हूँ, हमेशा तुम्हारी। अब चलो माँ से मिलने, वो बहुत खुश होंगी। दोनों ने गांव में शादी कर ली। राधा ने बहू का मुंह देखा तो उसकी आंखें भर आईं। शादी में गांव वाले भी आए, पर चौधरी दीनानाथ नहीं आया। वो मनोहर की खुशियां देखकर जल रहा था। बेटी, आज मेरा जीवन सफल हो गया। तू आकर मेरे बेटे की जिंदगी में रोशनी भर दी। माँ, आपने मुझे अपनाया, वरना मैं तो जंगल में अकेली मर रही थी। अब मैं आपकी सेवा करूंगी। चित्रलेखा ने गृहस्थी संभाली। वो रोज सुबह उठती, घर का काम करती, खाना बनाती। मनोहर जंगल जाता तो उसके लिए पानी लेकर जाती। दोनों का जीवन सुख से बीत रहा था। मनोहर, मैं गांव की औरतों से मिलना चाहती हूँ। वे मुझसे बातें नहीं करती। शायद उन्हें मुझ पर शक है। उनकी परवाह मत करो, तू बस अपना काम कर। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तू बहुत अच्छी है, वे भी समझ जाएंगी। ये औरत कोई साधारण नहीं है। इसकी आंखों में अजीब सी चमक है। मुझे लगता है ये कोई जादूगरनी है। इसने मनोहर को मोह लिया है। मैं जानता हूँ, ये वही नागिन है जो पहाड़ियों में रहती थी। अब इसने मानव रूप धारण कर लिया है। मुझे इसे बेनकाब करना होगा। चौधरी ने एक योजना बनाई। उसने गांव में एक बड़ा भंडारा रखवाया। उसमें उसने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक के पास एक मंत्र था जो किसी भी नागिन को उसके मूल रूप में ला सकता था। तांत्रिक जी, आपको एक काम करना है। गांव में एक नागिन मानव रूप में रह रही है, उसे बेनकाब करना है। चौधरी साहब, चिंता मत करो। मेरे पास ऐसा मंत्र है जो किसी भी नागिन को उसके असली रूप में ला सकता है। बस भंडारे का इंतजाम करो। तांत्रिक ने भंडारे में आकर बात शुरू की। गांव वालों, इस गांव में एक नागिन छुपी हुई है। वो मानव रूप में रहकर सबको धोखा दे रही है। आज मैं उसे बेनकाब करूंगा। हाय, मेरा राज खुलने वाला है। ठहरो औरत, तुम कहां जा रही हो? क्या तुम्हारे मन में कोई डर है? आओ, इस यंत्र में हाथ डालो। अगर तुम इंसान हो तो कुछ नहीं होगा। अगर नागिन हो तो तुम्हारा असली रूप सामने आ जाएगा। मैं नहीं डरती, पर मैं ये नहीं करूंगी। मुझे किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। देखा,
इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही। यही वो नागिन है जो हम सबको धोखा दे रही है। पकड़ो इसे। कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरी पत्नी पर। हाँ, ये सच है कि ये पहले नागिन थी, पर अब ये इंसान है। इसने मेरे लिए अपनी शक्तियां त्याग दी। ये किसी का बुरा नहीं करती। गांव वाले हैरान रह गए, कुछ डर गए, कुछ गुस्सा हो गए। देखा, इसने खुद मान लिया ये नागिन है। इसे मार देना चाहिए, वरना ये सबको डस लेगी। मैंने किसी को नहीं डसा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं तो बस यहाँ प्यार से रहना चाहती हूँ। मुझे जीने दो। नहीं, हम तुझे नहीं छोड़ सकते। तू हमारे गांव के लिए खतरा है। आज तुझे खत्म करना होगा। गांव वालों ने चित्रलेखा को घेर लिया। मनोहर ने उसे बचाने की कोशिश की। पहले मुझे मारो, फिर इसे। मैं इसके बिना नहीं जी सकता। मनोहर, तुम पीछे हट जाओ। मैं खुद को बचा लूंगी। मेरे पास अभी भी कुछ शक्तियां बाकी हैं। देखा, इसने जादू कर दिया। जल्दी से इसे पकड़ो, वरना ये सबको मार डालेगी। तांत्रिक ने अपना मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने चित्रलेखा पर जादुई रस्सी फेंकी। चित्रलेखा जमीन पर गिर गई। उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। मनोहर ने देखा कि चित्रलेखा का रूप बदलने लगा है। उसके शरीर पर नागिन के चिन्ह दिखने लगे। अब देर हो चुकी है। ये वापस नागिन बन रही है। देखो, इसकी असली सूरत सामने आ रही है। मनोहर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं हमेशा करती रहूंगी, पर अब मैं नहीं रह सकती। मेरी शक्तियां लौट रही हैं, पर मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। चित्रलेखा, मत जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। हम सबका सामना करेंगे। बस तुम रुको। मैं तुम्हारी यादों के साथ जीऊंगी। हमारा प्यार अमर है। मेरा अंडा संभाल कर रखना। वो हमारे प्यार की निशानी है। अचानक एक भयंकर धमाका हुआ। चित्रलेखा गायब हो गई। उसकी जगह सिर्फ एक छोटा सा सुनहरा अंडा था। तांत्रिक और गांव वाले सन्न रह गए। मनोहर ने अंडा उठाया और फूट फूट कर रोने लगा। तुम चली गई, पर मैं तुम्हारी यादों को कभी नहीं भूलूंगा। ये अंडा मेरे लिए सब कुछ है। बेटा, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये अंडा हमारे प्यार की निशानी है। हम इसकी रक्षा करेंगे। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। चौधरी की सच्चाई सबके सामने आ गई। लोगों ने उसे धिक्कारा। हमने बहुत बड़ी गलती की। हमने एक निर्दोष को मार डाला। चौधरी के झूठे आरोपों में आकर हमने अन्याय किया। मैंने तो गांव की भलाई के लिए किया। वो नागिन थी, हमारी दुश्मन। मैं सही था। चुप रह, तुझे गांव से निकाल दिया जाएगा। तूने हमें कलंकित किया है। आज से तू हमारा नहीं रहा। चौधरी को गांव से निकाल दिया गया। तांत्रिक भी भाग गया। गांव वाले मनोहर के घर आए और माफी मांगी। मनोहर, हमें माफ कर दे। हम अंधे थे। हमने तुम्हारी पत्नी का अन्याय किया। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो बता। मैं किसी से नफरत नहीं करता, पर मेरी पत्नी वापस नहीं आएगी। बस इतना करो कि उसकी याद में एक मंदिर बनवा दो। वहां हर कोई जाके प्रार्थना करे कि सच्चा प्यार कभी ना मरे। मनोहर ने अंडे को बड़े प्यार से रखा। वो रोज उसे देखता, उससे बातें करता। राधा भी उसकी देखभाल करती। एक दिन अंडा फूटा। उसमें से एक छोटा सा नागिन का बच्चा निकला। वो बिल्कुल चित्रलेखा की तरह सुनहरा था। बेटा, ये चित्रलेखा का ही रूप है। उसने हमें ये अनमोल उपहार दिया है। अब हम इसकी रक्षा करेंगे। चित्रलेखा, तुम वापस आ गई। तुम्हारा प्यार इस बच्चे में जिंदा है। तेरा नाम चित्रा रखूंगा। तू अपनी माँ की तरह ही प्यारी है। गांव वालों ने वैसा ही किया। उन्होंने पहाड़ियों पर एक सुंदर मंदिर बनवाया। उसमें चित्रलेखा की मूर्ति स्थापित की। मनोहर ने अब जंगल जाना छोड़ दिया। गांव वालों ने उसे खेती के लिए जमीन दी। वो अब खेती करता और चित्रा की देखभाल करता। चित्रा बड़ी होने लगी। वो बहुत समझदार थी। वो किसी को कष्ट नहीं देती थी। गांव वाले भी अब उसे देखकर नहीं डरते थे।
पिताजी, मैं जानती हूँ कि मेरी माँ ने आपके लिए क्या किया। मैं भी वैसा ही प्यार करूंगी आपसे। बेटी, तू मेरे लिए सब कुछ है। तेरी माँ की याद तू ही हो। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मनोहर की मृत्यु के बाद उसे चित्रलेखा के मंदिर के पास दफनाया गया। चित्रा ने वहीं रहना शुरू कर दिया। वो मंदिर की रक्षा करती और आने वाले श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देती। राधा भी कुछ वर्षों बाद इस दुनिया से चली गई, पर उसने अपनी अंतिम इच्छा में कहा था कि उसे चित्रलेखा के मंदिर के पास ही दफनाया जाए। कहते हैं कि आज भी कभी कभी मंदिर में एक सुनहरी नागिन दिखाई देती है। वो मनोहर की समाधि पर बैठकर घंटों रहती है और कहते हैं कि अमावस्या की रात को मंदिर से प्रेम भरी फुफकार सुनाई देती है, मानो चित्रलेखा और मनोहर फिर से मिल रहे हों। गांव वाले आज भी इस कहानी को गर्व से सुनाते हैं। वे कहते हैं कि मधुबन गांव में आज भी नागिन का प्यार बसता है और जो भी सच्चे दिल से वहां जाता है उसे चित्रलेखा का आशीर्वाद मिलता है। आज मधुबन गांव एक प्रेम की नगरी के रूप में जाना जाता है। दूर दूर से लोग चित्रलेखा का मंदिर देखने आते हैं। प्रेमी जोड़े यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं कि उनका प्यार भी मनोहर और चित्रलेखा की तरह अमर हो। इस तरह एक गरीब लक्कड़हारे और एक नागिन की प्रेम कहानी अमर हो गई। उनके प्यार ने ये सिद्ध कर दिया कि प्रेम की कोई जाति नहीं होती, कोई रूप नहीं होता। प्रेम तो बस प्रेम है जो मौत को भी मात दे सकता है। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल पराकूटून्स को जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें।